हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और मे बी कल जो आपके एग्ज़ाम होंगे उनमें ये क्वेश्चन संभावित हैं कि आ सकते हैं, यानी पूरी पूरी संभावना है कि आ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी यूनिट से लिया गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द टर्म एनवायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच फ्रेंच वर्ड। पर्यावरण शब्द किस फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा एनवायरोनर, यानी कि सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, सी एनवायरोनर। फिर अगला क्वेश्चन है कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। इकोलॉजी जो है यानी पारिस्थितिकी जो है वो उसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? जीवों और पर्यावरण के बीच के अंतः क्रिया को। ठीक है, यानी कि हमारा जो सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज। यानी कि इकोसिस्टम का जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, यानी किसी पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होगा वो क्या होगा? तो हम सभी जानते हैं कि इकोसिस्टम में जो एनर्जी जो मिलता है ना, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी यानी मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? सूर्य है, यानी कि सन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा, सन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक कंपोनेंट। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है? अब हम पढ़े हैं कि बायोटिक क्या होता है और एबायोटिक क्या होता है। बायोटिक कंपोनेंट वैसे कंपोनेंट को कहते हैं जिसमें जो लिविंग थिंग्स होते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट वैसे कंपोनेंट को कहते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो आपको अब ध्यान रखना है कि इसमें जो लिविंग थिंग्स क्या होगा। तो एयर नॉन लिविंग है, वाटर नॉन लिविंग है, सॉइल नॉन लिविंग है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बैक्टीरिया, यानी कि डी। डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका हमारा जो आंसर होगा हिंदी में देखेंगे तो ये जीवाणु होगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम आर। प्रोड्यूसर जो है इकोसिस्टम में, ठीक है, वो प्रोड्यूसर जो है यानी उत्पादक जो है एक पारिस्थितिक तंत्र में कौन होते हैं या कौन कौन से हैं? तो एनिमल्स क्या है? कंज्यूमर है। फंगी क्या है? कंज्यूमर है। बैक्टीरिया क्या है? डिकम्पोजर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्रीन प्लांट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि हरे पौधे। ये क्या है? प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक जो उत्पादन करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय। इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी जो शब्द है, पारिस्थितिकी जो शब्द है, इसे सबसे पहले किसने दिया था? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा हैकेल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी, यानी हैकेल। अब हैकेल का पूरा नाम क्या है? अर्न्स्ट हैकेल। तो आपको ऑप्शन में अर्न्स्ट हैकेल भी लिखा रहेगा, तो आपको टिक लगाना है, अर्न्स्ट हैकेल। इन्होंने इस टर्म को या इस शब्द को दिया था अर्न्स्ट हैकेल, और ये कब दिया था? 1869 में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम। जो ग्रेजिंग फूड चेन है यानी चराई खाद्य श्रृंखला, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब उसका शुरुआत कहाँ से होती है? ठीक है, अब नाम में लगा है ग्रेजिंग, अब ग्रेजिंग से ही समझ में आ रहा है कि किसी न किसी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? हरे पौधे, यानी ग्रीन प्लांट्स। और ये कहाँ तक जाता है? हर्बीवोरस एनिमल्स तक। किसके पास जाएगा? हर्बीवोरस एनिमल्स तक। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि एनवायरमेंटल स्टडीज इज। जो एनवायरमेंटल स्टडीज है जो हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है? इसमें हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? मेनली ये क्या है? तो ये क्या है? बहुविषयक सब ये है, बहुविषयक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है ये। यानी हम इसको एनवायरमेंटल स्टडीज को क्या कहते हैं? मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट या मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट को कंबाइन किया गया है। इसमें हम जियोग्राफी भी पढ़ लेते हैं, है ना, बायोलॉजी भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जियोलॉजी भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा केमिस्ट्री भी आ जाता है। तो हर एक चीज का जो है इसमें समागम है, इसलिए हम एनवायरमेंटल स्टडीज को मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट कहते हैं, यानी बहुविषयक।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि लिथोस्फीयर रेफर्स टू, लिथोस्फीयर जो है, लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, वो किसे कहते हैं या वो किससे रिलेटेड है? तो स्थल मंडल जो है वो किससे रिलेटेड है? द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी, है ना, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी यानी पपड़ी, है ना, पृथ्वी की ठोस पपड़ी, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स, अब नाम में लगा हाइड्रो, और जहां भी हाइड्रो वर्ड लगा रहेगा इसका मतलब आप समझेंगे कि ये वाटर, किसी न किसी वाटर बॉडीज के बारे में बात कर रहा है। तो यानी कि जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर को हिंदी में हम लोग कहते हैं जल मंडल। तो जल मंडल किससे संबंधित है या जल मंडल में हम क्या क्या चीज को शामिल करते हैं? तो पृथ्वी पर सभी जल निकाय, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑल वाटर बॉडीज ऑन अर्थ, हमारे पृथ्वी में जितने तरह के वाटर बॉडीज है, जितने तरह के जल हैं, जितने जल के फॉर्म हैं, जितने जल के रूप हैं, सारा हमारा हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑटोट्रॉप्स इन एन इकोसिस्टम आर आल्सो कॉल्ड, हम ऑटोट्रॉप्स को और क्या नाम से जानते हैं इकोसिस्टम में, यानी किसी पारिस्थितिक तंत्र में स्वपोषी जीवों को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स मीन्स होता है स्वपोषी, ठीक है, तो हम उसको उत्पादक कहते हैं। स्वपोषी मतलब कि जो खुद से अपना उत्पादन करते हैं, यानी उत्पादक कहलाते हैं, है ना, यानी कि प्रोड्यूसर, स्वपोषी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर ईच फीड्स ऑन द वन बिलो इज कॉल्ड, यानी जीवों का वह क्रम जिसमें प्रत्येक जीव अपने से नीचे वाले जीव को खाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला, यानी फूड चेन। उसको हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला, यानी फूड चेन, ठीक है। और फूड चेन में क्या होता है कि उसमें एक लीनियर सीक्वेंस है ना, यानी एक तरह का वो क्रम है जिसमें हर जीव एक किसी दूसरे जीव को खाता है, ठीक है, यानी उसका फीडिंग हैबिट्स है, और उसे हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। और इसमें क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर होता है। फूड चेन मेनली क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, या फिर ऐसे हम कह सकते हैं कि फूड चेन क्या है? फूड चेन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिजम्स। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ नंबर इज, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ नंबर्स जो है वो कैसा होगा? तो हमेशा वो कैसा होगा? अपराइट होगा, यानी सीधा होगा। यानी अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम किसे कहते हैं? हम घास के मैदान में जो पारिस्थितिक तंत्र बनता है, ठीक है, यानी अब वो किसके आधार पे? पिरामिड ऑफ नंबर्स यानी संख्या के आधार पे, ठीक है, तो वो हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, यानी ये हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड हो गया। ये हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड है, ठीक है। नीचे में यहाँ पे क्या होगा? प्रोड्यूसर, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर, यहाँ पे टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। अब ये नंबर पे होगा तो नंबर यहाँ पे ज्यादा होगा, फिर उससे थोड़ा कम होगा, फिर उससे कम होगा, तो इस तरह से ये क्या बन रहा है? पिरामिड बन रहा है। और इसे हम क्या कहते हैं? कि पिरामिड ऑफ नंबर्स कहते हैं। और ये हमेशा कैसा होगा? सीधा होगा। कब? घास के मैदान में, मतलब ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, ठीक है। अब ये इन्वर्टेड भी हो सकता है, ठीक है, स्पिंडल शेप्ड हो सकता है, ऐसे स्पिंडल शेप्ड, है ना, पतंग के जैसे। तो स्पिंडल शेप्ड कब होगा? ट्री इकोसिस्टम में, कोई भी ट्री इकोसिस्टम है उसके उस केस में ये हमारा स्पिंडल शेप्ड बनता है, ठीक है। और जब एक्वाटिक होगा, एक्वाटिक के केस में क्या होगा? उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। या फिर बायोमास के केस में, हमेशा एक्वाटिक में बायोमास के केस में उल्टा होगा। तो आपको ये याद रखना है कि कब सीधा होगा, कब उल्टा होगा, यानी कब अपराइट होगा और कब इन्वर्टेड होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कंज्यूमर, इन निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि जो डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स को खाता है, तो इसमें क्या होगा? हिरन, यानी कि ऑप्शन बी, यानी डियर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि पॉन्ड एंड लेक इकोसिस्टम आर एग्जांपल ऑफ, पॉन्ड और लेक जो इकोसिस्टम है वो कैसा इकोसिस्टम है? हमने पढ़ा है, हमारा जो पुराना वीडियोस है उसमें हमने पढ़ाया है कि पॉन्ड्स और लेक इकोसिस्टम कैसा है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को हम दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे, एक लोटिक इकोसिस्टम और एक लैंटिक इकोसिस्टम। तो पॉन्ड और लेक का जो वाटर होता है वो कैसा होता है? स्टैग्नेंट होता है, यानी कि एक जगह स्थिर होता है, स्टैंडिंग होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसे हम लैंटिक इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉन्ड और लेक जो होगा वो कैसा होगा? हमारा लैंटिक इकोसिस्टम, यानी स्टैंडिंग वाटर, ठीक है, यानी कि स्थिर जल पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। जिनका हिंदी मीडियम है वो हिंदी में भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं।
इसलिए हमने बहुत मेहनत से इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। तो आपको ये हमेशा आप तो जान गए होंगे बहुत बार कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो हमेशा सीधा होता है, यानी कि ऊर्जा का जो पिरामिड होगा वो कैसा होगा, हमेशा सीधा होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हम लोग क्या देखें, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। तो एनर्जी जब भी होता है ना, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जाता है, फिर कंज्यूमर से डिकम्पोजर की तरफ जाएगा, कभी भी डिकम्पोजर से प्रोड्यूसर की तरफ नहीं आएगा, ये कभी नहीं हो सकता। इसीलिए जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होगा वो हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा, है ना, यानी हमेशा कैसा होगा, अपराइट होगा। ऐसे पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसा होगा, हमेशा अपराइट होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय। इकोसिस्टम जो टर्म है वो किसने दिया था, यानी इस शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था, यानी किसने प्रस्ताव रखा था। तो सर एजी टेंसले, ये नाम याद रखिएगा, सर एजी टेंसले। और ये कब दिया था, 1935 में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि एनिमल्स दैट फीड डायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स आर। वैसे एनिमल्स, ठीक है, जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर को फीड करते हैं, यानी कि वैसे जीव, ठीक है, जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर यानी उत्पादकों को का भोजन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, यानी प्राइमरी कंज्यूमर। उसे हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, यानी ऑप्शन ए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज। एनर्जी फ्लो जो होता है इकोसिस्टम में, यानी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है, तो हमेशा कैसा होगा, यूनी डायरेक्शनल होगा। अभी हमने पढ़ा यूनी डायरेक्शनल, यानी ऑप्शन सी जो है, यानी एक दिशा में, वन डायरेक्शनल। ठीक है, क्यों, क्योंकि इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो हमेशा सन से प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर से फिर कंज्यूमर के पास, फिर कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, तो ऐसे वो जाता है, कभी भी उल्टा रिवर्स बैक नहीं होता है। इसीलिए एनर्जी का जो फ्लो हमेशा इकोसिस्टम में वो कैसा होगा, यूनि डायरेक्शनल होगा। ठीक है, यानी कि वन डायरेक्शन में, एक ही दिशा में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। देखिए अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था कि जो पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है वो कैसा होगा, एक्वाटिक इकोसिस्टम में उल्टा होगा, यानी कि आंसर बी, यानी कि बी होगा इसमें, इन्वर्टेड। ठीक है, यानी उल्टा होगा कि इसके केस में, पिरामिड ऑफ बायोमास के केस में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर वाज प्रपोज्ड बाय। यानी कि 10% जो एनर्जी लॉ है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। इनका पूरा नाम है रेमंड लिंडमैन। ठीक है, इन्होंने ये, यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ये लिंडमैन के द्वारा 10% एनर्जी का लॉ दिया गया था। इसमें ये कहा गया था कि जब भी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक एनर्जी का ट्रांसफर होगा, यानी जाएगा, तो हमेशा कितना जाएगा, 10% ही ट्रांसफर होगा। बाकी जो 90% है वो क्या होगा, अपने मेंटेनेंस में वो, या अपने हीट के लॉस, हीट के फॉर्म में लॉस करेगा, ठीक है, या फिर रेस्पिरेशन में लॉस करेगा, लेकिन ओनली कितना ट्रांसफर होगा, 10%। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन अर्थ इज। हमारे पृथ्वी में, या पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। अब यहाँ पे ऑप्शन में सीधा दिख रहा है कि सबसे ज्यादा किसका परसेंटेज है हमारे अर्थ में, मरीन का, तो मरीन इकोसिस्टम हो जाएगा, यानी समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड आर कॉल्ड। वैसे ऑर्गेनिजम्स जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर को फीड करते हैं, ठीक है, यानी कि जो प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट होते हैं, सॉरी फीड नहीं करते हैं, प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। यहाँ पे हेट्रोट्रॉप्स है, अगर ऑप्शंस में हेट्रोट्रॉप्स की जगह कंज्यूमर होगा तो आपको कंज्यूमर टिक लगाना है। ठीक है, उसे हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, यानी ऑप्शन बी, परपोसी। फिर अगला क्वेश्चन है कि इन अ फूड चेन। अब देखें यहाँ पे एक आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, ग्रास, डियर, टाइगर, यानी एक फूड चेन आपको दिया हुआ है यहाँ पे। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे डियर का जो स्थान है, डियर का जो जगह है वो कौन सा है। तो ग्रास क्या हो गया, प्रोड्यूसर, डियर क्या हो गया, कंज्यूमर, और टाइगर क्या होगा, ये भी कंज्यूमर, बट ये क्या है, टॉप कंज्यूमर। ठीक है, टाइगर क्या हो गया यहाँ पे, टॉप कंज्यूमर। तो इसका जो हमारा
करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर, यानी प्राथमिक उपभोक्ता। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिकम्पोजर हेल्प इन, डिकम्पोजर जो है वो हेल्प करता है, अब घटक जो है वो सहायता करता है, किसमें सहायता करता है, तो जो भी न्यूट्रिएंट है ना उसके रिसाइकलिंग करने के लिए, यानी जो भी न्यूट्रिएंट है उसको रिसाइकल करने के लिए। तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट है, यानी पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करता है ये। फिर अगला क्वेश्चन है कि यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय, यूट्रोफिकेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, सुपोषण निम्न कारणों से होता है। तो ये किसके द्वारा होगा, जब एक्सेसिव अमाउंट में वाटर में नाइट्रोजन और फास्फोरस आ जाएगा। अब नाइट्रोजन की जगह अगर यहाँ पे नाइट्रेट्स भी लिखा होगा, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, ये भी लिखा हो सकता है, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। ठीक है, तो ये ए जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर है मीनामाटा डिजीज इज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन ऑफ, मीनामाटा डिजीज जो है वो किसके पॉल्यूशन के कारण से हुआ था, तो ये क्या था, मरकरी के कारण से हुआ था, मरकरी पॉल्यूशन के कारण। और मीनामाटा कहाँ पे हुआ था, डिजीज जापान में, ध्यान रखना है आपको, ये जापान में हुआ था मीनामाटा डिजीज। ठीक है, और ये मरकरी कैसा है, न्यूरोटॉक्सिक है, ये न्यूरोटॉक्सिक है, न्यूरोटॉक्सिक मतलब हमारे तंत्रिका तंत्र को ये इफेक्ट करता है। फिर ये यानी कि पारा, अब इसमें क्या होता है, मिथाइल मरकरी, यानी मिथाइल मरकरी का क्या होगा, CH3Hg। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 वाज ड्यू टू लीकेज ऑफ, भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुआ था वो किसके रिसाव के कारण हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, यानी MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि फोटोकेमिकल स्मोक इज अ टाइप ऑफ, फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो एक टाइप है, तो किसका टाइप होगा। ठीक है, ये फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो टाइप है, ये क्या है, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है, यानी अब सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट क्यों हुआ, क्योंकि ये फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ NOx एंड हाइड्रोकार्बन्स इन सनलाइट, यानी सूर्य के प्रकाश में, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में NOx और हाइड्रोकार्बन आपस में रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, जिसके कारण से फोटोकेमिकल स्मोक का निर्माण होता है। ठीक है, यानी प्रकाश रासायनिक स्मोक इसको कहते हैं हिंदी में, तो ए इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि इटाई इटाई डिजीज इज एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन, इटाई इटाई डिजीज जो है, ठीक है, ये कौन सा पॉल्यूशन के कारण से हुआ था, तो ये क्या था, वाटर पॉल्यूशन के कारण हुआ था। ठीक है, और ये किसके कारण से होता है, कैडमियम के कारण से, आपको ध्यान रखना है, मिथाइल मरकरी के कारण हुआ था मीनामाटा डिजीज, कैडमियम के कारण हुआ था इटाई इटाई डिजीज, और ये भी जापान में हुआ था, ये भी जापान में हुआ था, मीनामाटा डिजीज एंड इटाई डिजीज। और इटाई डिजीज कैसा है, ये आपको बोन्स में इफेक्ट करता है, स्केलेटन में प्रॉब्लम करता है इटाई डिजीज, और इसका और एक नाम है इटाई डिजीज, यानी कैडमियम के कारण होता है, और इसको हम और एक नाम से जानते हैं, इसे हम आउच आउच डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जल प्रदूषण के कारण हुआ था, यानी कि जल में जब कैडमियम की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, जिससे जल का जो हार्मफुल इफेक्ट है वो बढ़ जाता है, और इससे हमें इटाई डिजीज होता है। अब ये जल में भी हो सकता है या फिर मृदा यानी सॉइल में भी हो सकता है कैडमियम का। फिर अगला क्वेश्चन है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसे हम मिथेमोग्लोबिनेमिया कहते हैं, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो किसके कारण से होता है, तो ये वाटर पोल्यूशन के कारण से होता है। अब वाटर पोल्यूशन में क्या, जब वाटर पोल्यूशन में, जब वाटर में एक्सेसिव अमाउंट में नाइट्रेट्स बढ़ जाता है, तो उस केस में ब्लू बेबी, और वैसे वाटर को हम जब कंज्यूम करते हैं तो ब्लू बेबी सिंड्रोम का खतरा होता है हमें। ठीक है, यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम यानी मिथेमोग्लोबिनेमिया। ठीक है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक फुट डिजीज इज लिंक टू, ब्लैक फुट डिजीज किसके कारण से होता है, तो ये भी वाटर पॉल्यूशन के कारण से होता है, और ये किसके कारण से होता है, आर्सेनिक के कारण से। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आर्सेनिक के कारण से ब्लैक फुट डिजीज, नाइट्रेट्स के कारण से ब्लू बेबी सिंड्रोम, मिथाइल मरकरी से मीनामाटा डिजीज, कैडमियम से इटाइटाई और आउच आउच डिजीज।
यानी ब्लैक फुट, जिसमें पैर जो है वो उसका कलर ब्लैक हो जाता है ना, काला हो जाता है, काला पड़ जाता है, यानी आर्सेनिक पॉल्यूशन कारण, और एक इसमें जल प्रदूषण से। फिर अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरिसिस, जिसे डेंटल और स्केलेटल बोलते हैं, तो फ्लोरिसिस किसके कारण से होता है? एक्सेसिव अमाउंट में जब फ्लोराइड होगा वाटर या सॉइल में, तो हमें फ्लोरिसिस हो जाएगा। यानी ये हमें क्या करता है? बोन्स को अफेक्ट करता है, और हमारा जो 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 टूथ है ना, दांत है, दांत, तो टूथ डिके का प्रॉब्लम फ्लोरिस फ्लोरीन की या फ्लोराइड की वजह से होता है। ठीक है, जब एक्सेसिव अमाउंट में हम फ्लोराइड का यूज करते हैं तो हमें फ्लोरिसिस होता है। खास करके जब हम ज़्यादा अमाउंट में अगर हम टूथपेस्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि टूथपेस्ट में भी फ्लोराइड पाया जाता है, तो एक्सेसिव अमाउंट में जो फ्लोराइड का हम यूज़ करेंगे तो उससे हमारे दांतों को नुकसान होता है और फ्लोरिसिस का खतरा बढ़ जाता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर देयर वर्ल्ड वाइड, यानी विश्व भर में जैव विविधता के कितने हॉटस्पॉट हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि अभी करेंट में 36 हैं, यानी 36। तो सी इज द करेक्ट आंसर। द थ्री लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर, यानी बायोडाइवर्सिटी का जो 3 लेवल है, यानी जैव विविधता के 3 स्तर हैं, तो वो कौन कौन सा है? जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आनुवांशिकता के आधार पे हम देखते हैं, प्रजाति के आधार पे देखते हैं और पारिस्थितिक तंत्र के आधार पे देखते हैं। तो ये 3 लेवल से हम बायोडाइवर्सिटी को मेजर करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि इंडेमिक स्पीसीज आर, इंडेमिक स्पीसीज जो है वो क्या है? यानी स्थानीय प्रजातियां हैं। ठीक है, स्थानीय प्रजातियां जो इंडेमिक स्पीसीज है, तो ये मेनली हम किसे कहते हैं? तो इंडेमिक स्पीसीज जो हैं, वैसे स्पीसीज को कहते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं फाउंड, दुनिया में कहीं नहीं मिलता है, बस उसका एक स्पेसिफिक एरिया होता है, वहीं पे वो मिलेगा। यानी कि इंडेमिक स्पीसीज आर दोज टाइप ऑफ स्पीसीज which who are confined in a particular area और restricted in a particular area। तो वैसे इंडेमिक उसे हम इंडेमिक स्पीसीज कहते हैं, यानी स्थानीय प्रजातियां कहते हैं। जैसे हमारे इंडिया में है एशियाटिक लायन, तो ये कैसा है? यहाँ का स्थानीय प्रजाति है, यानी इंडेमिक स्पीसीज है, और इसकी विशेषता भी काफी होती है। ठीक है, तो जो बी है वो करेक्ट आंसर है हमारा, बी, यानी केवल एक विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि वेस्टर्न घाट इज, वेस्टर्न घाट जो है वो क्या है? तो पश्चिमी घाट जो है वो कैसा है? हमारा जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता शब्द जो है वो किसने दिया था? वॉल्टर जी रोजन ने। ठीक है, वॉल्टर जी रोजन ने जैव विविधता जो शब्द को दिया था, और नॉर्मन मायर ने हॉटस्पॉट कंसेप्ट लाया था। ये आपको याद रखना है। हॉटस्पॉट जब पूछा जाए कि हॉटस्पॉट जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था, तो ये होगा नॉर्मन मायर्स, और बायोडाइवर्सिटी कंसेप्ट किसने दिया था? तो वॉल्टर जी रोजेन। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि द थ्री जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व आर, यानी जीवमंडल अभ्यारण्य के 3 क्षेत्र हैं। जीवमंडल अभ्यारण्य जो है उसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो वो 3 क्षेत्र क्या क्या है? तो उसमें क्या होता है? कोर जोन होता है, एक बफर जोन होता है और ट्रांजिशनल जोन होता है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। ए, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशनल जोन। ट्रांजिशनल जोन, जैसे कि ये हमारा एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, तो ये जो बीच बीच में है, ये हमारा कोर जोन है, ये हमारा कोर हो गया। यहाँ पे किसी को घुसने के अलाउड नहीं होता है, ठीक है। फिर ये जो होगा ये हमारा क्या होगा? बफर जोन होगा, ठीक है। और ये जो होगा आउटर वाला, ये हमारा होगा ट्रांजिशनल जोन। तो इस तरह से 3 जोन में हम इसको कैटेगराइज करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, मानस जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे हमारे इंडिया में? तो आसाम में है मानस नेशनल पार्क, इन मानस राष्ट्रीय उद्यान। फिर बायोस्फीयर रिजर्व वर इंट्रोड्यूस अंडर, बायोस्फीयर रिजर्व को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी जीव मंडल अभ्यारण्य का शुरुआत हुआ था, तो किसके तहत किया गया था इसे? तो यूनेस्को के द्वारा किया गया था, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत, है ना। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम मतलब एमएबी प्रोग्राम के तहत, यूनेस्को के द्वारा 1973 में। और इसी के अंडर में ही 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। यानी इंडिया हैज हाउ मेनी बायोजियोग्राफिकल जोन्स, भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो टोटल 10 है, 10 है, आपको ये याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि विच इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इनमें से कौन सा जो है निम्नलिखित में से वो नवीकरणीय संसाधन नहीं है?
तो इसमें क्या होगा, कोयला यानी कोल। कोल कैसा है, नवीकरणीय संसाधन नहीं है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि विच रिसोर्स टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। इनमें से कौन सा ऐसा रिसोर्स है, कौन सा संसाधन है जिसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, फॉसिल फ्यूल्स यानी सी, जीवाश्म ईंधन। फिर अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा जो है वो गैर पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। अब हम जानते हैं कि दो तरह के नवीकरणीय ऊर्जा होते हैं, एक पारंपरिक और एक गैर पारंपरिक। गैर पारंपरिक वैसे नवीकरणीय ऊर्जा को कहते हैं जो भी न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम उसे ये हार्नेस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और उनका अनलिमिटेड अमाउंट में हमारे अर्थ में प्रेजेंट है वो। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी इज एलपीजी जो है यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये क्या है। तो ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल फ्यूल, जिसे हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, यानी कि गैर नवीकरणीय ईंधन। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्स मीन्स, है ना, यानी संसाधनों का सतत उपयोग का क्या अर्थ होता है। तो हम सस्टेनेबल यूज किसे कहते हैं, यानी कि हमको क्या करना है, उसको संरक्षित करना है, बचाना भी है, यानी कि हमको ऐसा यूज करना है कि विदाउट हार्म, अभी को हम हार्म किए फ्यूचर के नीड्स को भी पूरा कर सकते हैं। तो हमारा जो सी वाला जो ऑप्शन था वो हमारा करेक्ट होगा, यानी भविष्य की आवश्यकताओं को नुकसान पहुंचाए बिना उपयोग करना ही संसाधनों के सतत उपयोग का विकास हम कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, यानी वेस्ट मैनेजमेंट रिफर्स टू, वेस्ट मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सिस्टमैटिक हैंडलिंग ऑफ वेस्ट करते हैं, यानी कि वेस्ट को हम सिस्टमैटिक रूप से हैंडल करते हैं। ठीक है। इसे और उसे हम वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, यानी अपशिष्ट प्रबंधन से क्या तात्पर्य है। ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा अपशिष्ट का व्यवस्थित प्रबंधन करना। फिर अगला क्वेश्चन है कि विच कलर बीन इज यूज फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन इंडिया। हमारे इंडिया में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, यानी कि जैव अपघटीय कचरे को, किस रंग के कूड़ेदान में उसको रखा जाता है या उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सी नंबर होगा वो हमारा करेक्ट होगा, यानी ग्रीन कलर का, है ना। ग्रीन, येलो, ब्लू, इस तरह का डस्टबिन होता है ना, तो इसमें ग्रीन कलर का यूज किसके लिए करते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, जिसे हम जैव अपघटीय कचरे कहते हैं, यानी जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं, रिन्यूएबल, रिन्यूएबल बोले या बायोडिग्रेडेबल बोले, है ना, जिसका डिकम्पोजिशन हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कंपोस्टिंग इज ए मेथड ऑफ, कंपोस्टिंग जो है वो ये मेथड, कंपोस्टिंग जो है वो किसकी विधि है ना। तो ये हमारा किसका होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट का ट्रीटमेंट जो है हम कंपोस्टिंग के माध्यम से करते हैं, यानी जैविक कचरे का उपयोग या उपचार। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ये ग्रीन मैन्योर भी हम बनाते हैं, ग्रीन मैन्योर मतलब खाद। कंपोस्टिंग से हम क्या कहते हैं, खाद के रूप में भी हम उसका यूज करते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आई होप कि ये सारा आपके लिए यूजफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।